पैरासीटामोल तो मैं खा के अभी बोल रहा हूँ। मैं भी डर गया, मैं छोटा था। तो मतलब ये क्या हो गया। क्लर्क पर हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक न्यू एपिसोड में। और आज की हम पर्सनालिटी की बात करें तो आज हमारे चुन्नीलाल भैया आने वाले हैं। चुन्नीलाल भैया वो पर्सन है, सीरियसली अगर मैं बात करूं, यूआरडी से ही निकले हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने ऑलरेडी 4-5 गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं। लेकिन आज जानते हैं उनकी जर्नी, उनके ने स्टार्ट करते हैं फिर सारी चीज़ें बढ़िया से। और एक छोटी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट तक बने रहिएगा पॉडकास्ट में, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ है। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चुन्नीलाल भैया के साथ। नमस्कार चुन्नीलाल भैया, स्वागत है हमारा एक बार फिर से न्यू पॉडकास्ट में। और आज की अगर हम बात करें तो हमारे साथ मतलब जो चुन्नीलाल भैया हैं, इनकी एक थोड़ी सी ना लाइफ में अलग सी कहानी रही है। तो चुन्नीलाल भैया थोड़ा सा आप बताएंगे अपने बारे में कि कैसी क्या आपकी लाइफ रही है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से निकल करके आए हैं, बताएंगे आप मुझे? मेरा नाम चुन्नीलाल है। मैं बांदा जिले के बिलगांव ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। हमारा जीवन बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा है, उसको बता नहीं सकते हैं। मगर अत्यंत गरीबी में जीवन पला और कहीं ना कहीं आय के साधन नहीं थे। बहुत मुश्किल, हमारे पिताजी बहुत मुश्किल से खेती बाड़ी करके जो है हमारा जीवन पाला। तो कहीं ना कहीं जो है फिर शहर आने का कोई सपना ही नहीं था। तो लोगों ने सहयोग किया और हम शहर में आए। शहर में आने के बाद एक तैयारी का ही एक वो हुआ कि कैसे तैयारी करते। इंटर तक की हमारी अधिकतर जो शिक्षा की बात करूं तो हमारी इंटर तक की शिक्षा गांव में हुई। और उसके बाद गांव में कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, तो हम जो है ऐसे ही गांव में रहते। हम दरअसल मैं बताऊं कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के दौरान बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं। तो चर्चा हुई कि एक हमारा जो साथी है वो गया हुआ है बांदा पढ़ने। वो जो कि दरअसल हमसे कोई संबंध नहीं था, वो इंटर की कोचिंग करने आया था। तो कंप्यूटर की दुकान में बैठता था। तो उनसे मैंने पूछा कि ये भैया कहाँ चले गए। उनका नाम रवि था, मैं खोलूँगा। तो बोले वो तो बांदा कोचिंग करने चले गए। तो मेरे भी जहन में आया कि यार हमें भी जाना चाहिए। तो मैंने जाके भैया से बात की कि मुझे भी बांदा जाना है पढ़ने। भैया उस समय हमारे जो है जो ट्रक चलते हैं, ट्रक में जो है क्लीनर का काम करते थे। उन्होंने बोला कि ठीक है आप जो है चले जाइए और पढ़ लीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने किसी भी तरह से एडजस्ट करके, उनको मुझसे से 2000 रुपये मिलता था महीने का भैया को, और पिताजी हमारे बटाई करते थे। फिर भी उन्होंने उत्साह से कह दिया कि कम से कम हमारा भाई जो है जाएगा पढ़ने। तो मैं फिर उनके साथ आ गया, 1-2 महीना उनके साथ रहा। इसके बाद मैं जो है आ करके यहीं जैसे गांव में हम लोग घूमते थे फिरते थे, इसी तरह मैं आके जो है शहर में भी, क्योंकि जैसे परिवेश में हम रहेंगे तो वैसे शहर में भी मैं ढूंढने का प्रयास किया कि उसी माहौल मुझे मिल जाए। तो मैं आकर ग्राउंड अपना स्टेडियम में आते थे, हम लोग घूमते थे। तो उसी दौरान जो है हमें एक नारायण नाम के एक व्यक्ति थे, ओम नारायण, उनसे भेंट हुई। और उन्होंने बताया कि एक कोचिंग चलता है यूआरडी एकेडमी, आप चाहो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं आया सर के पास, और मेरा और गांव से यहाँ तक आने का रास्ता इतना ही था। मतलब आप मुझे बताएंगे कि आपका भी एग्ज़ाम निकला हुआ है, 4-5 एग्ज़ाम ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं जी। तो ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि लोगों को एक नसीब नहीं होते हैं, आप 4-4, 5-5 एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो मतलब क्या था इसका, कितनी मेहनत थी, और ये एग्ज़ाम का क्या रूटीन था? मतलब अभी कौन से पद पे ज्वाइन हैं आप, बताएंगे आप मुझे? मैं वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क पर हूँ। जनपद महोबा में मेरा अभी मैं ज्वाइन हूँ। और रही जॉब की बात 4-5, तो कभी उम्मीद नहीं थी कि 4-5 जॉब मिलेगा। अब मुझे भी नहीं अभी आज तक लगा कि 4-5 जॉब मुझे ये मिला। मुझे अभी मतलब मेरी भूख ख़त्म नहीं हुई गवर्नमेंट जॉब की। मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ पाया हूँ, क्योंकि मैं उसी तरह हूँ। मुझे कभी भी मेरा चेंजेस नहीं आया किसी प्रकार से। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा कुछ भी नहीं, मैं और बेस्ट देना चाहता हूँ अपने आप को। अभी तो मुझे केवल एक स्टैंड मिला है, और 4-5 जॉब मुझे पता नहीं चला कब मिल गया और कब मैं यहाँ पर आ गया। प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और साथ में जो फैमिली को लेकर भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरा भाई जो है छोटा, वो भी साथ में रहकर हम मेरे साथ साथ वो भी सिलेक्ट हो। और क्योंकि मेरा आप जो अगर समझेंगे कि जॉब 4-5 जॉब का कहेंगे तो पहला जॉब मेरा ज्वाइन करने का जो है रेलवे था। और वैसे मेरा पहला जॉब जो निकालने का पेपर था, उस समय मैंने जो है पुलिस का पेपर निकाला था, और मेरी हाइट भी नहीं थी। तो पुलिस का पेपर जब मैंने निकाला, तो जब मेरी हाइट नहीं थी तो मैं उनसे पूछा
कि अब मैं क्या करूँगा, मेरी हाइट नहीं तो मैं करूँगा क्या। तो उन्होंने बोला कि क्या करो, सिविल की तैयारी करो। हमने कहा अच्छा, अब सिविल की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि हम लोग बेस उतना अच्छा नहीं होता, सब चीज़ नहीं होती। तो मैं जो है सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी की और फिर रेलवे में ज्वाइन हुआ। रेलवे में ज्वाइन होने के बाद जो है लेखपाल में निकला, जूनियर असिस्टेंट। इस तरह से 4-5 वैकेंसी मेरा होने के बाद फाइनली मेरा ग्रुप डी में भी हुआ। ग्रुप डी भी नहीं ज्वाइन किया। अच्छा, तो अभी ग्रुप डी में ज्वाइन है आप? नहीं, मैं जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क में ज्वाइन हूँ। अच्छा, जूनियर क्लर्क में महोबा में आपने बताया। हाँ, मेरा रेलवे में 2 जॉब हुआ, जिसमें जो है सीनियर क्लर्क और ग्रुप डी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मेरा लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस जिसमें मेरा हाइट से मैंने बाहर किया, बाकी एग्ज़ाम निकाला, और जूनियर असिस्टेंट। अच्छा भैया, एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं कि जब आप गांव से आए थे तो आपका जो एजुकेशन वाला पार्ट था वो बहुत कमज़ोर था, मतलब मैथ वगैरह में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे आप। मैथ का मतलब आपको एम भी नहीं आता था, मैंने ऐसा सुना है। तो मतलब कैसे ये लेखपाल और फिर कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या जर्नी रही आपकी? तो सही, ये जो है, एक तो हम जब वहाँ से आए तो हमें नहीं पता था कि हमें सिलेबस में क्या आता है, एग्ज़ामों में आखिर आता क्या है और तैयार क्या करना है। तो सबसे पहले जब हम कोचिंग ज्वाइन किए तो कोचिंग ज्वाइन किया, हमारा पीसीएस का कोचिंग चलता था यूआरडी एकेडमी में। तो हम जैसे ही ज्वाइन किए तो जैसे ही हम कहानियाँ सुनने लगे तो हमको मज़ा आने लगा। हमें लगा कि यार बहुत अच्छा हो रहा है, अब इसको सुनते जाओ। ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम के सिलेबस की क्या आता। सर जैसे जैसे बताते रहे वो सिलेबस हम तैयार करते रहे सब्जेक्ट वाइज, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। और ये ऐसी पीसीएस का ऐसा सिलेबस होता है जीएस का कि कोई हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, जो अगर जीवन में उसको रहना है तो कहीं ना कहीं उसको व्यवहारिक ज्ञान, हर चीज़ें उसको सब उसी सिलेबस में मिलता है। तो हम उसको पूरा जीएस को समझ लिए। समझने के बाद जब हम 3 साल हमारा ये हो गया, हम तैयारी कर रहे थे पीसीएस की, हमें कुछ नहीं, हम आकर के सीधा पीसीएस की तैयारी में लग गए। अब 3 साल हमने जीएस पूरा कंप्लीट कर लिया। और जब हम पीसीएस के लिए बैठे, लोअर पीसीएस के लिए हमारा एज नहीं हुआ था, फिर भी हम दिए। जब दिए तो वहाँ कुछ हुआ नहीं। हमें लगा कि ये क्या कर रहे हैं हम, अभी तो कुछ इसमें तो अलग कुछ आता है। सर ने बताया और हमारी रुचि से जीएस में, तो हम जीएस ही पढ़ रहे थे। मेरा 3 साल निकल गया। अब मैंने सोचा कि अब क्या होना चाहिए, तो आकर के सर से मैंने कहा कि सर, तो सर ने बोला कि आपने इतना अच्छा कर लिया कि जितना मैंने पढ़ाया आपने उतना तैयार कर लिया, अब आप चीज़ें भूल जाओ। अब प्रयास करो कि जो चीज़ें आपको जो चीज़ें आती वो हम आपको बता दे रहे हैं, इस पे आप फोकस करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर ने बताया, और सर ने यहाँ तक कि जो है पैसे तो नहीं होते थे, तो सर ने 300 रुपये मंथली जो है हमको मैथ के लिए देते थे कि आप मैथ जो है, तब हमारे संस्थान में मैथ की व्यवस्था नहीं थी। ये 2016 की बात है, 16-17 की। उस समय हमारे संस्थान में मैथ की व्यवस्था नहीं थी। तो सर जीएस भी पढ़ाते थे, मैथ भी पढ़ाते थे। मैथ सर जो है इस बेस लेवल का नहीं पढ़ा पाते थे कि बहुत सारे लड़के जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको बेस आता रहा, तो उनके साथ में बैठकर बेस की चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो सर बोले थे कि आप अलग से कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम रहता है। तो सर ने हमारी 300 रुपये महीने की मदद की। हम जाके दूसरी जगह पढ़े, और यहाँ तक कि छोटू भैया भी हमारे जो है, सर जी के छोटे भाई एसपी तिवारी जी, उन्होंने जो है पूरा मदद किया। हम बाहर से पढ़ के आते, उनके पास प्रैक्टिस करते थे। और मैंने 9th का मैथ पढ़ा, 10th का मैथ पढ़ा। उस बेस लेवल के बाद मेरा भाई जो है उस समय 9th कर रहा था, तो मैं भाई के साथ साथ जितना पढ़ता था भाई को भी पढ़ाता था। इस दौरान मुझे मैथ कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे कंपटीशन, और मैथ से डर भी खत्म हो गया। कैलकुलेशन की बात छोड़िए, और मैं 10 सेकेंड में क्वेश्चन कर देता था, जो अगर नॉर्मल क्वेश्चन था 10 से 15 सेकेंड में। अच्छा, तो क्या भैया मतलब ऐसा था कि संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी थी? मतलब अगर इन केस बात कर लें तो थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कैसा रहा है आपका फैमिली बैकग्राउंड, क्या कैसा रहा है, किधर से आप निकल करके आए हो, पापा जी की परिस्थितियाँ क्या रही हैं, थोड़ा सा बताइए आप मुझे। मैं बताता हूँ कि हमारे घर में थोड़ा सा मुश्किल था, और गांव क्षेत्र में अधिकतर हमारी फैमिली सबसे कमज़ोर थी। परिवार में, अपने परिवार में सबसे कमज़ोर फैमिली थी। हमारे पिताजी जो है बटाई करते थे, जानवर वगैरह सारे रखते थे, और उनका ये था कि जो है आप पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद उनके पास साधन नहीं थे, उनको भी नहीं पता था कि क्या हो, क्योंकि मेरे पिताजी की शिक्षा ओनली 5वीं क्लास तक की है। बस उनको ये था कि आप जो है पढ़ाई करो, तो उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई अपने पैसे से कराई किसी भी तरह से। इसके बाद हमारे जो भैया हैं वो एक तरीके से हमारे भगवान की तरह आ गए, 2 भैया, और उन्होंने जो है हमारे 2 बड़े भाइयों ने जो है बाहर ट्रक में काम कर कर हमें पढ़ाया पूरी तरह से। एक भी पैसे के हमें जो है जितना मदद किया
तो अपने स्तर से बहुत मदद किया और हमें जो है कभी ये नहीं एहसास होने दिया कि घर भी वो चलाते थे। पिताजी का 2014 के बाद खेती भी बंद हो गया, काम भी उनका बंद करा दिया गया, क्योंकि जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो एक मोड़ ऐसा आया था कि अब पिताजी नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। तो भाइयों ने भाई आगे आके हमको मदद किए और हमें शहर भेजे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें रूम भी हमें लगता था। तो सर ने तो जो एग्ज़ाम का हमें कर दिया कि जो है आप मैथ पढ़ लो, मगर अब रूम का कैसे हो। तो हमारे भाई ऑलरेडी मदद करते थे। और मैं जब आया था तो उस दौरान केवल सिंगल आया था, और मैंने बताया कि किसके साथ आया था, अपने दोस्तों के साथ। जब मैं आया तो 2-3 साल यहाँ देखा, तो मैंने कहा मैं तो पढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे भाई भी मेरा एक छोटा भाई था वो बिगड़ रहा है गाँव में, एक भांजा भी हमारा रहता था वो भी गाँव में। तो मैंने कहा सोचा कि अब मैं सिंगल रह रहा हूँ तो मैं उनको भी साथ में ले आता हूँ। तो उनको साथ मिलाया, और वो उस दौरान जो है 9th में पढ़ा करते थे, 9th 10th उनका वहीं से हुआ। तो फिर उनको आके वो मुझसे ज़्यादा कमज़ोर थे, मैं आपको बता दूँ। तो मैंने सोचा अब इनका कैसे होगा, तो सर से मार्गदर्शन लिया। सर ने 9th की उस समय कोचिंग खोली थी, तो उनका भी उद्धार हो गया, वो भी साथ में पढ़ने लगे। सर उनका भी नहीं पैसा लेने लगे। और कहीं ना कहीं मेरा छोटा भाई आज जो है मेरे साथ तैयारी कर रहा है, साथ में 2 लोग करते हैं। सर की संस्थान में ही उन्होंने जो है तैयारी की, अब सेल्फ स्टडी कर रहा है एक बार कोचिंग करने के बाद। तो यहाँ तक मैंने अपने भाइयों को पढ़ाया। भाई सिलेक्ट होने के पहले ही मैं भाइयों को ले आया, और नेक्स्ट जो है और मेहनत कर रहे हैं भाई हमारे, और आगे बढ़ेंगे। और मम्मी का हमारा क्या है कि शुरुआत से मम्मी हमारी जो है विकलांग रही, पैरालिसिस है, तो वो मदद नहीं कर पाई। और हम लोगों का जो है क्या है, सर ने जो सिखाया, सर के आने के बाद जो हम लोगों ने जो सीखा कि गांव और शहर में क्या अंतर है, हमको और चीज़ें क्या सीखना है जीवन जीने के लिए, तो पूरा सर का श्रेय है। सर ने एक तरीके से हमको जीवन दे दिया, और जहाँ पर है केवल सर की वजह से। नहीं तो वास्तविकता यही है कि हमारे घर के लोग, परिवार के लोग इतने मजबूत होकर के भी हमारी मदद नहीं कर पाए। मतलब कहना ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में एक लोगों का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। जरूर। अब वास्तव में जो व्यक्ति अच्छे मुकाम पर जाता है, मेरा मानना है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जरूर होता है। ये भले उसके घर का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के पीछे कोई व्यक्ति रहता है, तभी वो सफल हो पाता है। नहीं तो अन्यथा बहुत सफल तो हो जाता है मगर एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि हम देख रहे हैं। हाँ तो भैया मतलब जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने एक चीज़ देखी कि उस टाइम आप बहुत लगन से पढ़ते थे, सारी चीज़ें थी। इवन काफ़ी बार ऐसा होता था कि आप अपने गांव से साइकिल से आ रहे हैं, मतलब कभी ऐसा देख के लगता था कि यार इनके पास इतने संसाधन हैं, ये लोग तब भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा हमें खुद पर्सनली फील होता था कि हमारे पास इतने संसाधन हैं, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास बाइक है, सारी चीज़ें, लेकिन आप साइकिल से आ रहे हैं, तो एक मन में मुटाव आ जाता है चीज़ों को लेकर के। तो कभी आपने उस विचारधारा से नहीं सोचा चीज़ें? मैं जब आता था तो मुझे इतना अच्छा लगता था आप लोगों के साथ जुड़ना, आप लोगों के साथ रहना, कि आप लोग कभी आपने देखा होगा कि मेरे साथ बहुत सारे प्रेम से लोग रहते थे। जितने भी योगेश भैया हैं और भी जो जितने छोटू भैया हैं, सब लोग मेरे साथ फ्रेंडली रहते थे और मैं उनके साथ सीखता रहता था। तो मुझे कभी एहसास नहीं होता था कि मैं साइकिल से आता हूँ या इनके पास सुविधाएं ज़्यादा है, वो कभी नहीं एहसास होने देते थे। और जब कभी एहसास होता था तो अपना जो है स्ट्रगल करते थे कि हम भी एक दिन बनेंगे, तो ट्राई करते हैं और अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज में आपने देखा कि जो है पूरे भारत के जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनकी कहानी हम शुरुआत से ही पढ़ते रहे और उनको जब देखा और उनकी चीज़ें जब चली तो एक दिमाग में था कि जो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। तो उनकी विचारधारा से आगे बढ़ते रहे। लोग बोलते हैं कि संगति का असर बहुत ज़रूरी होता है। यस यस। तो ये जो सराउंडिंग्स हैं, जो संगति का असर है, आपको लगता है कि मतलब अगर 4 लोग गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं तो 5वां मैं होने वाला हूँ, अगर आप 5 लोगों के ग्रुप में, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसे क्लब वगैरह भी चलते हैं और ये सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं लोगों की लाइफ में कि अगर ये 4 मेरे साथ वाले हो गए तो डेफिनेटली मेरा भी होगा। तो मतलब क्या लगता है कि ये चीज़ इफेक्ट करती है, हो सकता है मतलब संगति का असर लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालता है? संगति का असर ऐसा ना होता तो ये कभी नहीं कि बिहार के लोग कभी एक सिलेक्ट हुए होंगे। और आज कहीं ना कहीं मैं इंडियन रेलवेज में देखता हूँ तो पूरा बिहार का लड़का अधिकतर 40% वैकेंसी अकेले भरता है। क्यों? क्योंकि संगति का है, उसने बोल दिया कि आपने किया तो मैं भी कर लूँगा। इसलिए संगति का हमारे बांदा से आज बहुत सारा लड़का रेलवे में जाता है और हर वैकेंसी में जाता है। पहले कभी एक लड़का हुआ होगा, धीरे धीरे लोगों ने जो है कोचिंग संस्थान आए। पहले यहाँ कोचिंग संस्थान भी नहीं पढ़ते थे, कहीं ना कहीं हमारा पिछड़ा इलाका था, पढ़ाई के नाम पर तो कुछ था ही नहीं, लोग इलाहाबाद निकल जाते थे। आज हमारे बांदा के जो कितने कमज़ोर छात्र हैं उन लोगों ने एक संगठन बनाया और कहीं ना कहीं जो अच्छे संस्थान हैं वो भी आए, उनके बदौलत आए कि ये पढ़ना चाहते हैं,
इसलिए तो संस्थान आए। जो अगर हम लोग ना पढ़ना चाहते तो संस्थान क्यों आते? तो इसलिए हम लोग इतनी एकता के साथ मेहनत की कि रिजल्ट दिए कि संस्थान को लगा कि यार वहाँ भी एक हम आगे अपने क्षेत्र को भी, जैसे जो संस्थान बाहर है, जैसे इलाहाबाद में पढ़ा रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स लखनऊ में पढ़ा रहे हैं, कानपुर में, उनको लगा कि यही पैसा, यही काम तो हम यहाँ कर रहे हैं, मगर एक मार्केट तो हमारे गांव में भी है ना, हमारे बांदा में भी हो गया है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अब उनको क्यों ना उठाएं। तो कुछ टीचरों ने ऐसा भी किया कि वहाँ से आके कुछ संस्थान यहाँ, तो यहाँ संस्थान डाल करके और कहीं ना कहीं बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर मैं बहुत सारे देख रहा हूँ कि 7 से 8 संस्थान है जो ऐसे, जो बाहर के टीचर पढ़ाते हुए अब घर में अपने रह रहे हैं, घर में पास में भी रह रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और हर एग्जाम में बच्चा सिलेक्ट हो रहा है बांदा का। और बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। मैं जब मैसूर में था तो वहाँ मैंने देखा कि जो है एक हिंदी संस्थान है, राष्ट्रीय हिंदी संस्थान, एक जो है मैसूर में है ना, वहाँ पर जो हेड थे वो बांदा के थे। तो मुझे हर जगह बांदा के लोग मिले, और मैं विकास भवन जाता हूँ महोबा, वहाँ कम से कम 15 लोगों का स्टाफ केवल बांदा से जाता है। तो मैं जहाँ जहाँ नौकरी करने गया हमेशा बांदा के लोग मिलते हैं, चाहे जिस भी स्टाफ हो, पुलिस स्टाफ हो या कोई भी हो। तो यही है कि हमारी एकता का असर, जैसे आपने बताया संगति, यही संगति है, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, तो मतलब अगर बात क्षेत्र की हो रही है तो मतलब ये मैं जानना चाहूँगा कि बुंदेलखंड के लिए क्या सोचते हैं आप? क्योंकि हमारी एक विचारधारा है कि हमें बुंदेलखंड को अपनी, मतलब जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है इसमें बहुत स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि यहाँ जैसे हमें एक मानसिकता दी गई है कि हमेशा हमें सुनने में आ जाता है कि बिहार के लड़कों के अंदर बहुत यूनिटी है, बिहार के लड़के मोस्टली मतलब IAS PCS के लिए मतलब अगर वो ठान लेते हैं तो कर देते हैं। तो ऐसे ही बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या मतलब एक अपनी विचारधारा देना चाहेंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों के लिए? बुंदेलखंड के लोगों के लिए कोई लोग बुंदेलखंड के अलग नहीं हैं, हम सभी लोग बुंदेलखंड के हैं। और हम सभी लोगों को इस बात को समझना है कि जब हम इंटर तक, तो बुंदेलखंड के लड़के बहुत तैयारी करते हैं, जो इंटरमीडिएट तक की 9, 10, 11, 12 इतना मेहनत करते हैं कि मुझे लगता है कि उतना मेहनत जो अगर इंटर के बाद कर लें तो ये बुंदेलखंड को पीछे नहीं रहना पड़ेगा। वो क्या करते हैं कि जितनी भी ऊर्जा इंटर तक निकाल देते हैं, इंटर के बाद बिल्कुल वो सुस्त हो जाते हैं, जैसे कोई कोर्स करने लगे या बीटेक, वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि अब तैयारी क्या है, नौकरी क्या है। उस दौरान कहीं ना कहीं बच्चा एक साइकिल तक नहीं चलाना चाहता। जो इंटर तक बच्चा साइकिल से सारी कोचिंग, 4 से 5 कोचिंग दिन भर दौड़ाता है, वो इंटर के बाद एक पैर मोटरसाइकिल से नहीं चलना चाहता। जो बच्चा इंटर के एक दिन में 100 रुपये खर्च करता है, इंटर तक में डेली जाके 100 रुपये खर्च करता है अपने पर्सनल खर्चे पर, वो बच्चा शिक्षा के नाम पर इंटर के बाद 50 रुपये डेली का नहीं खर्च कर पाता, 30 रुपये नहीं खर्च करता, 50 की बात क्या करें, 1000 की कोचिंग नहीं कहीं कर सकता है। तो कैसे सफल हो जाएंगे? ये तो हम पीछे इसलिए है ना। तो बच्चों को यही करना है कि सबसे पहले इंटर के जैसे मेहनत करते हैं वैसे 3 साल ऊर्जा और बना के रखो। आप अच्छा कोई संस्थान पकड़ो, जैसे हमारे बांदा में संस्थान URD एकेडमी है। आप क्या करो कि आओ, या जिसके मन में जो भी संस्थान हो, आप URD में आइए, आकर के एक सिलेबस से पढ़िए। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ, क्योंकि पास का संस्थान है, जो अगर आप इलाहाबाद जाओगे तो क्योंकि आजकल का क्या है कि ग्रेजुएशन का भी सिलेबस अलग हो गया है, आपको क्लास जाना ही पड़ेगा। 3 महीने में आपको एग्ज़ाम होता है, वहाँ 6 महीने में होता है, 2 बार साल में एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए आपको पास में रहना पड़ेगा। तो आप जो इलाहाबाद में रह के और यहाँ ग्रेजुएशन करके नहीं कर सकते, इसका मतलब लेट जाओगे। तो जो अगर संस्थान हमारे यहाँ खुल गया है तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ संस्थान भी ज्वाइन कर लो और ग्रेजुएशन भी कर लो। तो आप एक सिलेबस क्या करो कि हर विषय का एक सिलेबस बना लो। जो हमारे बुंदेलखंड के छात्र हैं, जो छात्राएं, सब एक सिलेबस बना लो इंटर के बाद। फिर आपको इंटर ग्रेजुएशन करेगा, जो लड़का टीचर में भी जा रहा है तो ग्रेजुएशन करेगा, किसी भी क्षेत्र में जा रहा है ग्रेजुएशन करेगा। जो लड़का चाहता है कि मुझे नौकरी करना है तो ग्रेजुएशन करने के दौरान आप क्या करो कि मुश्किल से हमारा 15 महीने का कोर्स होता है सर का, तो आप 15 महीने का कोर्स कर लो और एक बुकलेट बना लो टोटल सबकी अलग अलग। आपका तैयार हो गया, आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया और एक आपकी नोट्स भी तैयार हो गई। अब आप फ्री हो गए। अब आपको क्या करना है कि उसका करना है रिवीजन। अब डेली आता है करंट, आप करंट को डेली अचीव करो, और अच्छे अच्छे कोर्स करने तब आप कोर्स करो। तैयारी करने जाना है तो कहीं भी तैयारी करो। कोई नहीं पढ़ने, जैसे लगता है कि हमें अब हमारी घर की स्थिति बहुत ख़राब है, तो जैसे इंटर तक खराब थी तब भी आपने काम चला लिया, अब इंटर के बाद भी 2 साल और काम चला लो, एक बार तैयारी कर लो। अब फिर स्थिति खराब है तो अब छोटी सी नौकरी कर लो या कहीं कोचिंग पढ़ा लो। तो
अब आपकी नोट्स भी तैयार हो गई, तो आप 2 घंटा 3 घंटा जो अगर आप पढ़ा भी लोगे कोचिंग, तब भी आप पढ़ लोगे। 8 घंटे की जॉब कर लोगे तब भी आप 8 घंटा पढ़ लोगे, क्योंकि साथ ही 5-6 घंटा तो ही सोओगे कि कितना सोओगे। तो इससे बच्चे बच सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि बांदा में जब मैं आया तो हम देख रहे थे कि बच्चे जिनको जरूरत नहीं थी वो भी कोचिंग पढ़ा रहा है। घर में आवश्यकता नहीं है तो जान के सेल्फ बन रहा है कि मतलब हमें पैसे लेना ही नहीं है। अरे भाई, जब पैसे मिल रहे हैं तो ले लो ना घर से। अब ये जो अगर टाइम है, जो एज का टाइम है, जो 18 से 25 का है, वो तुम समझ नहीं रहे हो कि 1-1 घंटा, जो अगर तुम्हारा सुविधाएं ना हो तो बात अलग है। इंटर तक तुमने सुविधा, इंटर तक तो कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता, इंटर के बाद कोचिंग क्यों शुरू कर देते हैं? इसे 2 साल और झेल लो। गार्जियंस को, बुंदेलखंड के गार्जियंस को थोड़ा सहयोग और 2 साल करना चाहिए, क्योंकि बच्चा मिच्योर नहीं होता। जैसे एक गेहूं होता है खेत में, अब गेहूं को जो अगर एक गलेत पे आता है, अब गलेत पे युवा अवस्था में उसको काट लोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसमें दाना कुछ नहीं। तो इसी तरह लड़का भी है बुंदेलखंड का, जब तक इंटर में रहता तो गलेत के समान, गेहूं के गलेत के युवा अवस्था में है, और उसको ऐसे घर के गार्जियन काटते हैं कि वो किसी लायक नहीं रहता, मतलब उसका साथ छोड़ देते हैं इंटर के बाद। तो प्रयास करना है कि बच्चे को और मदद करो और कोचिंग से लगवाओ। एक बार जैसे इंटर की कोचिंग कर रहा था, 1600 रुपये देता है, 2000 रुपये देता, आज के डेट में 2000 रुपये लगता है, 500 रुपये पर कोचिंग लगता है। अब वही 1500 की कोचिंग नहीं कर पाता। अरे मुश्किल से 17 महीने 16 महीने करना है, कर लो ना भाई कोर्स। तो मतलब क्या विचार क्या है आपका, फ्यूचर गोल क्या है, क्या चाहते हैं आप? मतलब जिस तरह अभी ये आप अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब को लेकर के, जैसे मैंने देखा। जी, मैं नहीं आप हूँ। अभी पढ़ रहे हैं, बराबर से पढ़ रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, तो गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं आप? अचीव तो क्या करना चाहते, एक तो अधिकतर ये था कि हमारे बुंदेलखंड में पहले से चला आ रहा है कि जब तक अचीव ना हो जब तक बताओ नहीं। ये तो बहुत मुश्किल शब्द है कि क्या करें, ये तो हमारी आदत में आ गया है। मगर फिर भी अब हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। मेन यही कि सिविल सर्विस का कोई पद हम करें, और प्रयास है कि जो अगर हमारा रह भी जाए किसी कारण से तो हमारे भाइयों को न रह जाए, हमारे भाई सिलेक्ट हों, तभी हमारा इधर रेलवे छोड़ के यूपी गवर्नमेंट में आना सक्सेस होगा। जो अगर मेरे भाई सक्सेस नहीं होंगे तो मेरा सबसे टर्निंग पॉइंट ये मेरी गलती होगी। और जो अगर मेरे भाई सक्सेस हो जाएंगे, जिस तरह से मैं मेहनत करा रहा हूँ, तो मेरा आने का मतलब ये मेरा आशीर्वाद हो जाएगा एक तरीके से सरकार की, इतना जॉब दिला के और मैं आके अपने भाइयों को सिलेक्ट करें। क्योंकि मैं वर्तमान में अपने भाई को प्लस भांजे को प्लस छोटे छोटे जो हमारे भतीजे और भतीजी हैं, वो भी 3 और 1 क्लास में हैं, उनको लेकर अपने साथ रख रहा हूँ और स्वयं खाना बना के उनको खिला रहा हूँ। चाहता हूँ कि वो लोग बढ़ें आगे, क्योंकि वो पढ़ तो जाएंगे, मैं कहता हूँ वो रहकर यहाँ बांदा में भी रह लेंगे, सब जो चीज़ हमने मेहनत की वो भूल जाएंगे, क्योंकि लगेगा कि जो है इन्होंने क्या किया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम हमारे साथ कुछ समय तक तो रह लें और सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझे पता है कि एक ना एक दिन सब सिलेक्ट होंगे, नहीं सिलेक्ट होंगे तो अच्छे इंसान तो बना ही दूंगा मैं, इतना मैं सोचता हूँ। क्योंकि सर का भी हमारे यही सिखाया सर ने कि आप पढ़ाई करो, और यूआरडी साथ सब नहीं सिलेक्ट हुए मगर सब अच्छे व्यक्ति जरूर बन गए। आप इसका जो है प्रमाण है कि कई लोग जैसे हमारे योगेश भैया सिलेक्ट तो नहीं हो पाए, मगर इतने अच्छे इंसान हैं कि आप उनकी किसी भी क्षेत्र में उनसे मदद मांग सकते हैं, आपको तुरंत सॉल्यूशन देंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब जैसे हमारे छोटू भैया अभी सिलेक्ट, अभी उनका दुर्भाग्यवश अभी रिजल्ट आया है, तो फिर भी उन्होंने जो है जितनी मदद की संस्थान के लिए, सबके लिए, ये बहुत सारे छोटू भैया और हमारे सर संस्थान के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया, और संस्थान इसी तरह आगे बढ़ेगा। और संस्थान ने जो काम किया है, मैंने सुना है कि संस्थान ने जो है जो हाई स्कूल इंटर पे काम किया है, तो यही मेन है जो मैंने बताया आपको कि जो है जो बुंदेलखंड की रीढ़ है इंटर हाई स्कूल, इसी को जब तक नहीं मजबूत करेंगे, हम कितना मेहनत कर लें हमें कभी नहीं आगे बढ़ना है, हमेशा इक्का दुक्का बढ़ेंगे। और जो अगर हम इंटर हाई स्कूल पे मेहनत कर लेंगे, 9th पे कर लेंगे, तो वही बच्चा सिलेक्शन के परसेंट ज़्यादा हो जाएंगे, और ये बिहार बनने में देर नहीं लगेगी बुंदेलखंड को। आप इस बात को बिहार बनने में देने, क्योंकि मैंने बिहार को देखा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। उसल में क्या है कि जैसे जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है अपने भाइयों की बहुत मदद करता है, यूनिटी बहुत है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो यही होता है कि एक तो ये होता है कि मेरा भाई सेलेक्ट है
तो हमारे बुंदेलखंड में क्या, जैसे भाई सेलेक्ट हो गया तो दूसरा भाई जो है पढ़ना नहीं चाहता, वो गुंडाई करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस पे हमें अपने आप को बदलना है। और जो कहीं ना कहीं यूआरडी से पढ़ के जा रहा है छात्र, वो हमेशा घर के लिए, परिवार के लिए, भाइयों के लिए अच्छा सोचेगा। और जो अगर अदर से भी जो लड़के पढ़ के जा रहे हैं, मुझे पता है कि अधिकतर 50% लड़कियों की ऐसी सोच है कि कहीं ना कहीं वो भाइयों को मतलब पढ़ाना नहीं चाहते, ये भी क्योंकि दबाव बिल्कुल कम कर देते हैं। अगर इन केस धोखे से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब क्या मतलब था, तब क्या करने वाले थे आप, तब क्या सोचा था आपने? हाँ, जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला था तो मैं एक बना के रखे था कि मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैं खेती बाड़ी से जुड़ा था और पहले से प्लान था कि मुझे बाहर जाना नहीं, क्योंकि हमने जो है इतनी अच्छी शिक्षा हो गई, इतने मजबूत हो गए थे मेंटली कि एक हम गांव में एक व्यवसाय करना चाहते थे, गांव में एक व्यवसाय को उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे हमारे भाई जो है बाहर रहते हैं, वो तो कभी गांव में रह नहीं सकते, एक व्यक्ति की गांव में बहुत आवश्यकता थी। तो हम ये सोचे जब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम गांव में ही सेट हो जाएंगे, एक बढ़िया से मशीनरी का काम ले लेंगे जो गांव में चलते हैं, और उससे आराम से जो है 2 से 3 लाख का टर्नओवर करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और हम अपना परिवार चलाएंगे। एक भी डर नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि जो अगर जिस चीज़ में जो अगर निवेश कर लिया जाए, जो अगर मेहनत, सर बोलते हैं कि जो अगर मेहनत से आप कोई भी काम करोगे तो हमेशा सफल होगे। तो कभी डर नहीं था। और न मेरे भाई कभी नहीं बोलते रहे कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, बोले तुम कहीं भी रहो, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, वो आज भी मेरा सिलेक्शन हो गया है, आज भी मेरे भाइयों ने 1 रुपए का मेरा कुछ भी ना लिया होगा, ना मुझसे कहा होगा कि तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है, जबकि मैं जो है एक सिस्टम के साथ उनको पैसे दे देता हूँ, एक निश्चित धनराशि उनके खाते में डाल देता हूँ जैसे ही आता है, जबकि उन्होंने आज तक नहीं पूछा कि आप क्या करते। जैसे कुछ लोग आशा करने लगते हैं। ये एक बहुत चीज मैंने सुनी है, जी। मतलब गांव वगैरह में मैंने ये बहुत देखा है कि लोग ना जातिवाद बहुत करते हैं लोग, कि ये उस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, हमें इसको अपने ये करना है। तो क्या कुछ मतलब क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ के बारे में? अब जातिवाद की बात करें तो इसका शिकार तो मैं भी हुआ हूँ, अच्छा। और इसमें जो है क्योंकि मैंने फील किया तो उसको मैं ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ। एक बार जो है जब मेरा इंटर था, इंटरमीडिएट में 12वीं पास किया था, 12वीं पास के बाद नवरात्रि का समय था, तो मैं जो है गांव में जो है नवरात्रि में मूर्ति रखते हैं, तो मूर्ति के दौरान मैंने जो है वहाँ 9 दिन अच्छे से उनके साथ रहा, पूरा हेल्प कराया। और हेल्प करने के जब लास्ट दिन आता है माता वाला, तो उस समय कुछ पूजन और भोग का सामान, कन्या भोज का रहता है। तो उस दौरान अभी तक कोई मठाधीश, जैसे गांव में कुछ मठाधीश होते हैं, जब तक वो नहीं आते जब तक आपको टेंशन नहीं थी, जब तक वो मठाधीश नहीं आए जब तक हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हम आसानी से वहाँ रहते थे। कुछ दोस्त थे, सब लोग थे, और आराम से हम लोग जो है काम करते थे, और रात में आराम से जगते थे और खूब पूजा करते थे। अब जैसे ही कन्या भोज का समय आया तो कई लोगों को बुलाया जाता है कि आप आइए आप आइए, तो कुछ मोहल्ले के आ गए, कुछ गांव के आ गए, तो उनको मठाधीश कह सकते हैं, जो अपने हमारे धर्म के कुछ जानकार होते हैं वो वहाँ आते हैं। हर धर्म के अलग अलग होते हैं, तो हमारे धर्म में अलग अलग जाति के मठाधीश होते हैं, वो आए वहाँ। तो लोगों ने बोला कि आप गड्ढा खोदिए, तो मैंने जो गड्ढा खोद दिया, जिसमें जो है आग से खाना बनता था आज से 2014 में। तो मैंने जो गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के दौरान मठाधीशों ने कुछ नहीं बोला। जब उसमें आग देने के बाद अगरबत्ती जला दो, तो अगरबत्ती पहले गांव में जलाते हैं, तो अगरबत्ती के लिए मुझे इग्नोर कर दिया गया। जब मैं अगरबत्ती लेके आया तो दूसरा लेके जला दिया, तो मैंने सोचा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, मतलब उनका काम है तो जला दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब मैं वहाँ तक, क्योंकि हम काम करते थे, तो वहाँ से मैं सोचा कि अब दूसरा काम कर लिया, जब खाली बैठे हैं तो क्या करेंगे, तो हमने सोचा आटा लग रहा है तो आटा लगवा लें। तो जब आटा के पास पहुँचे तो जो हमारे ही दोस्त थे, वो मठाधीश के डर के वजह से वो आटे में सब लग गए, मुझे जगह ही नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा कि पानी ही डाल दूं, जब नहीं हो रहा तो वो लोग पानी भी पकड़ ले, बोले आप ना डालो आप ना डालो। लास्ट में मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है सब है? आप लोग अभी तक तो मेहनत कराओ, अब ये लास्ट में क्या कर रहे हो? तो महिलाएं भी जो है इग्नोर करने लगी। तो फिर एक दोस्त ने बोला कि यार हम क्या करें, वो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, वो कह रहा है हम चले जाएंगे। तो मुझे इस दिन इतना बुरा लगा कि लग रहा था कि बस आज भी जा करके आज ही गांव छोड़ दो, ऐसे जगह जाओ ताकर जो है अच्छे
पढ़ लिख कर एक ऐसा व्यक्ति बन के जाओ कि इनको लगे कि ये सब चीज़ें गलत है और आप किसी के साथ मत करो, क्योंकि आपका बच्चा भी कहीं शिकार हो जाएगा इन सब चीज़ों का। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें मत करो, नहीं तो वास्तव में किसी का निगेटिव आ जाता है तो यही लड़के गलत दिशा में चले जाते हैं। शहर भी इससे अछूता नहीं है, गांव भर की बात नहीं है। मैं वहाँ से शहर आ गया पढ़ने के लिए, तो मैं जब 5-6 महीने बाद जब रूम दोबारा ढूंढना, दूसरा रूम मुझे चेंज करना था, तो मैं स्वराज कॉलोनी में गया। स्वराज कॉलोनी में मैं नाम नहीं खोलूँगा, उनके पास गया तो उन्होंने जो है मुझे बहुत अच्छा रूम दिखाया। रूम दिखाने के बाद बोले इन्हें 2000 रुपये लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2000 लगेगा मैं दूंगा। लास्ट में उन्होंने मेरा नाम पूछ लिया। अब नाम जो अगर हम सही से ना बताएं, नाम बता दिया, नाम मेरे नाम में कोई जाति नहीं लगी, तो वो यहाँ तक लोगों की आदत होती है कि तुरंत जाति जरूर पूछते, जब नाम में नहीं समझ में आता तब पूछते हैं कि तुम जो है जाति बताओ। टाइटल नहीं समझ में तो टाइटल भी नहीं लगाता। तो मैंने सोचा ठीक है, बता दिया कि मैं इस जाति का हूँ। वो बोले रूम नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई अभी तो आपने दिखाया, सब चीज़ किया, आप कह रहे हो रूम नहीं मिलेगा, क्यों? मैंने बहस भी थोड़ा की, क्यों किस हिसाब से बहस की? मैंने कहा भाई साहब आप हमको समझिए, हमारा व्यवहार समझिए। मैं जो अगर चोर हूँ, कुछ आपको करूँ, मैं गंदा रहता हूँ, मेरे कपड़े गंदे हों, कुछ बताइए। मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, कहीं काम में तो शिक्षा के क्षेत्र में आया, पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ। ज़्यादा होगा तो आपके बच्चों को भी पढ़ा देंगे। बोले नहीं रूम नहीं मिलेगा और आप जाइए। तो मैं चला आया। तो इससे गांव और शहर हमारे बुंदेलखंड के अछूते नहीं हैं, इसीलिए हम जो है पीछे हैं। मतलब ये मैंने देखा है, मतलब बड़ी बड़ी सिटियों में तो अभी तो ये जातिवाद वाला सीन खत्म हो गया है, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे एरिया हैं, जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत जातिवाद अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ से आगे निकलना चाहिए, क्योंकि आप अम्बेडकर जी को ही देख लीजिए, है ना। उन्होंने क्या हमारे लिए एक उदाहरण सेट कर दिया। वो एक ऐसी इंसान थे, ऐसी पर्सनालिटी थे जो हर एक पर्सन की लाइफ में जब वो अपनी पढ़ाई का समय होता है, स्ट्रगल का समय होता है, तो वो उनसे इंस्पायर बहुत होता है ना। तो उस चीज़ को हमें इग्नोर करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ मैंने और देखा कि बुंदेलखंड का जो व्यक्ति है, अभी तक जातिवाद जिसने भी छोड़ा है वो बिजनेसमैन हुआ है। जिसने जो बिजनेस किया वही जातिवाद छोड़ा है। जो अगर वो बिजनेस के तौर निवेश नहीं पैसा करा, जो अगर आगे की सोच नहीं है, वास्तव में जातिवाद आज भी नहीं छोड़ा। मैं हकीकत आपको बताता हूँ, गांव का हो चाहे यहाँ का, जो व्यक्ति गांव का है, जो अगर वो बिजनेस करता है तो वो जातिवाद नहीं मानता। शहर का आदमी है जो भी बिजनेस करके उसको सबसे जुड़ना है, वो नहीं मानता। बाकी आज भी लोग मानते हैं। मतलब लोग अपने हाँ, लाभ के अकॉर्डिंग चीजें सब भूल जाते हैं। जो अगर है तो आप जो है बिजनेस में क्यों आप बिजनेस से जोड़ते हो? ना जोड़ो। जो अगर आपको ये लगता है कि इनसे जो अगर चीज़ें हो जाती तो आपको उनका आया हुआ पैसा क्यों लगाते हो घर में? ना लगाओ। तो जो बिजनेस में जुड़ रहा है, मैं हकीकत बोलता हूँ, जो किसी को बुरा लगे वो अलग बात है, मगर मैं कहता हूँ कि जिससे आप छुआछूत मानते हो तो उनका पैसा भी ना घर में, उनके हाथ से आया वो पैसा भी ना उनके घर में रखो, नहीं तो आप बिल्कुल दिक्कत में आ जाओगे। चलिए बहुत बढ़िया भैया। एक चीज़ आपने मेंशन करी इधर पे कि देवी पूजा और ये सब, अच्छा। तो मतलब क्या मानते हैं आप भगवान वगैरह को और ऐसा? हाँ, देवी पूजा बहुत अच्छी चीज़ है, मन की शांति के लिए। 9 दिन का आता है, 9 दिन का हमारा 2 बार आता है। और हमारी बहनें, हमारी माताएं, मेरी सगी बहन और माता भी व्रत रहती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने सुना हुआ है कि अगर मतलब पॉजिटिव साइड है, मतलब भगवान वगैरह हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि नेगेटिव चीजें भी होती हैं। तो क्या आप मानते हैं भूत प्रेत? क्या सुना हुआ है कभी आपने? क्योंकि आप गांव से आ रहे हैं तो मैंने बहुत सारे गांव के किस्से सुन रखे हैं। हाँ, तो आप मुझे बताएंगे कि मतलब क्या होता है? नेगेटिव किस्से ही सुने हैं, कुछ देखे भी हैं। किस्से जैसे मैं बता दूं कि गांव में कोई लोग बोलते हैं कि ये जो गली है ये भूतों की गली है भाई, इसमें जो है 10 बजे के बाद मत जाया करो, ठीक है। ये जो पेड़ है, ये पेड़ जो है बहुत पुराना है और ये पेड़ में जो है ये रहता है। तो जैसे एक किस्सा है मेरे ही खेत का, और उस खेत में आम का पेड़ था। उसमें बताया जाता है कि एक जो है भूत नहीं, उसका खबीच रहता था। भूत अलग होता है, खबीच अलग होता है, तो उसको सब मिला के एक अलग अलग पार्ट है उनके। एक खबीच रहता था आम के वृक्ष में। वहाँ से 8 बजे के बाद कोई निकल नहीं पाता था। कोई निकलता था तो उसको आग सामने खड़ा हो जाता था। तो यहाँ तक जो है, इसलिए लोग बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं होता, मैं मानता हूँ कि होते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है कि हमारे पिताजी गांव में पहले 2000 लगभग 10, जब मैं छोटा था 5 या 6 क्लास में था,
तब हमारे भैया जो है, हमारे पूर्वा में लाइट नहीं था तो छनेरा जाते थे टेलीविज़न देखने। तो पिताजी हमारे जब वो नहीं आए और खाना भी नहीं खाए होंगे तो पिताजी हमारे मुझे लिवाकर 11 बजे रात के हम लोग गए भैया को लेने। जब भैया को वहाँ से ले आकर तो भैया साइकिल में थे, तो हम पीछे हो गए। अंधेरी रात थी, गांव में बहुत अंधेरा रहता काली रात में, तो हम दूर थे। तो भैया हमारे साइकिल से आगे आगे निकल आए कि सोचो जैसे कि मैं चल रहा हूँ आप आइए। तो जैसे आगे आए तो वो एक उसमें तालाब है, तालाब के पहले एक पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। तो वहाँ पर भैया आके वहीं खड़े हो गए, डर से गए। तो हम जब वहाँ से आए तो बोले क्या हुआ, मतलब वो पीछे को मुड़े तो बोले अभी कोई आके यहाँ खड़ा हो गया तो मैंने साइकिल चढ़ा दिया, वो पता नहीं कहाँ बिला गया। तो इसमें जो है मैं भी डर गया, मैं छोटा था तो मैंने सोचा ये क्या हो गया। फिर मैं जब भी जाता हूँ तो उस पर जरूर देखता हूँ, जो अगर लेट हो गई तो पेड़ की तरफ देखूंगा, रोड की तरफ नहीं देखूंगा तो मुझे लगता है और भी लोग ऐसा करते होंगे। चलिए ठीक है, चलिए इन सबको हम साइड करते हैं। एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहूँगा भैया मैं, जैसे कि आपने ना एक बार हमको बताया था कि जब लोग पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाते हैं, है ना, तो उनके कुछ लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैं दूसरे इंसान को पढ़ते हुए। हाँ। तो वो उनके घर पे वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। जो व्यक्ति समाज में निचले स्तर का रहा है, गांव में जिनकी आय कम थी, शुरुआत में उनकी सेवा करते रहे हैं। जैसे एक शहर का जो ऐसा अच्छा व्यक्ति जिसका रहन सहन अच्छा है और उनके यहाँ कोई काम करता है या उसके खेत का बटाई जोतता है, जो अगर बटाई वाले का लड़का जो अगर बाहर चला जाता है तो फिर उसको लोग परेशान करने लगते हैं, उसको लड़ाई झगड़े को, उसको मतलब ये कहते हैं कि आप बच्चे को काम में क्यों नहीं लगाते हो। बुंदेलखंड की बात है, उसको लगाओ, पढ़ाने से क्या होगा। जब इस तरह में बात नहीं बनती, जब वो हाटी हो जाता है कि नहीं मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो फिर उसको कई तरह से फंसाने लगते हैं। जैसे वो लड़का गांव गया, गांव जाने के बाद जो है उनसे अपमानित करेंगे उनको कि अब पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, तो घर में बताएगा, कौन बताया, आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देंगे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आपराधिक मामलों में फंसा देते हैं। तो जहाँ तक कुछ लड़के ऐसे भी हैं कि जो जेल में पड़े हुए हैं। मैं यहाँ तक ये बता दूँ, गांव के लोग छोटी बात समझ नहीं पाते हैं, मजाक मजाक में लोगों को जेल और ज़िंदगी खराब कर देते हैं, केवल मजाक में, और बात कुछ नहीं, आप समझिए। अच्छा, तो गांव के लोग भैया एक चीज़ और है, मैंने बहुत देखा है ये चीज़ कि नशे वगैरह में बहुत आगे रहते हैं। तो मतलब ऐसा मानते हैं, जैसे लोगों ने एक मिथ बना रखा। मेरा एक दोस्त है, मैं बहुत बढ़िया किस्सा बताता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, अभी वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली से। तो उसने ना एक अपना सीन बना रखा है कि मैं जग तभी सकता हूँ जब या तो मैं खैनी खाऊंगा या तो मैं सिगरेट पीऊंगा। अच्छा। मैं तभी जग सकता हूँ। तो लोग ना नशे को पढ़ाई से जोड़ लेते हैं। तो ये नशे के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मतलब गांव के लोग बहुत ज़्यादा, हमें लगता है कि इस चीज़ में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, हमारी माताओं को देखा है, जो इस चीज़ से आज भी संघर्ष कर रही हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, आज भी रात में जा करके ड्रिंक करके जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और महिला सशक्तिकरण का कोई मतलब उधर पे कुछ है ही नहीं है, ना उनके लिए कुछ चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि मतलब क्या लगता है कि ये जो नशा वसा है इसको हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखो, जो नशा है, नशा मैं आज से जो अगर 5 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले की बात करूं, तो पहले केवल बड़े लोग ही करते थे। मंडली जो है बड़े लोगों की ही रहती थी, वही लोग आपस में नशा करते थे। छोटे बच्चे वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते थे, दूर से ही चले जाते थे, और ना उनको लगता भी नहीं था कि ये नशा कर रहे हैं तो क्या हमको सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनको कभी नहीं लगता था कि हम करें, वो कर रहे हैं, जैसे साधु संत हो जाए कोई, तो पहले ऐसे लोग नशा करते थे। धीरे धीरे करके और नौ जैसे 30 साल से प्लस लड़कों में आया, 30 से 40 साल वाले भी पीने लगे। जब वो पीने लगे तो वो लोग क्या करें कि छोटे बच्चों को भी अपने साथ में, कैसे नशा कैसे आया मैं ये बताता हूँ। बैठाने लगे साथ। नशा कैसे आया, गांव में कैसे शुरू हुआ। जब 30 पहले साधु संत के जो है कहाँ से आएगा, जब लोग उससे जुड़ेंगे। जब उससे जुड़े तो गांजा, दारू, उनकी पत्ती जो है गांव आ गई। जब गांव आ गई तो लोग जो उसको तैयार करके उसको नशे के शिकार हो गए। अब वो जब गांव में पियेंगे तो बच्चे वहाँ रहेंगे। अब वो भी क्या करते हैं कि जैसे साधु संत उनसे सेवा कराते थे, जैसे बच्चों से सेवा वो कराते कि तुम माचिस ले आओ, तुम बीड़ी ले आओ, तुम 2 ठो ये मतलब दारू की बोतल ले आओ। अब वो लड़का लाएगा
तो जब लाएगा तो बोलेगा यार इसमें मजा आता होगा तभी तो है। जब वो 4 लड़कों के साथ हो जाता, पैसा उसके पास हुआ, तो बोलता लाओ यार हम भी चेक करते हैं। और जब वो भी पीने लगता है तो अब धीरे धीरे करके जो है चीज़ें कंप्लीट हो गई, नशा का जो है पूरे जगह एरिया में फैल गया। अब वही एरिया में अब कुछ लोग हैं, गांव के लोग जो है शहर आ गए, और शहर में भी जो है अपना एक जगह रहने लगे, तो वो मोहल्ले में भी यही हाल करती है। तो जहाँ तक अब गांव से चीज़ें शहर तक आ गई हैं कहीं के नशे की, और कहीं ना कहीं जो है जो इंग्लिश का नशा, गांव में देसी का नशा, गांजे का नशा, सिगरेट का, ये शहर आ गया, बीड़ी का नशा शहर, और शहर से जो है इंग्लिश दारू का नशा, बियर का नशा गांव पहुंच गया। मतलब दोनों का आदान प्रदान हो गया, ठीक है। पहले लोग गांव में स्मैक नहीं जानते थे, अब स्मैक क्योंकि शहर के लोग से जुड़ के स्मैक पीने लगे। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मेरा मतलब एक दोस्त भी था, वो जी बीच में ड्रग्स का शिकार हुआ था जी। काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ों से निकलना, ठीक है। अभी भी वो निकल नहीं पाया है, अभी भी अपनी सर्वाइवल फेस में वो सर्वाइव कर रहा है चीज़ों को लेकर के। लेकिन लोग बहुत इस चीज़ को बढ़ावा दे दिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जो आजकल की हमारी जो मतलब बहनें हैं, वो शहर की हों या गांव की हों, गांव की कम शहर की ज़्यादा, वो इस चीज़ को बुरा भी नहीं मानती। जो व्यक्ति ड्रिंक करता है, उनका पति हस्बैंड, तो उसको बुरा नहीं मानती। बोलो आप आराम से पी सकते हो, हफ्ते में आप ले लिया करो, आपको एंजॉय है। मतलब उनको हंसी का, एंजॉय का और कोई तरीका नहीं है, बोलो आप पी लो। कुछ लड़कियां यहाँ तक शहर की बियर तक पी लेती हैं एंजॉय के लिए। या आप शहर के, इससे अच्छा आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता होगा? जी बिल्कुल जानता हूँ। एक ये मजाक का पात्र बन गया, लोग मजाक में चीज़ें कर रहे हैं। मतलब उनको और इंटरटेनमेंट के लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि प्रैक्टिस से जुड़े, कहीं घूमने चले जाएं, बोले आराम से पी सकते हो। उसको रोकना चाहिए ना। जो अगर कोई गलत व्यक्ति में जाता है, और वही व्यक्ति तो और बड़े नशे में चले जाते, फिर वो बोलते गलत हो गया, मुझे ध्यान नहीं दे रहा, तो रिश्ते जो है आज भी कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों? यही कारण है। रिश्ते कमज़ोर होने का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो नशे के थ्रू दूसरों के ऊपर अपनी मतलब भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में अंदर मन में भरा हुआ है, शांति से बैठ करके उस चीज़ में बात नहीं करना चाहता कोई भी। अच्छा भैया, एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आप हमारे यू ऑडियंस से जुड़े हुए हैं ना, आप हमारे खुद एक यू ऑडियंस हैं, तो यू ऑडी से आपने बहुत कुछ सीखा, सारी चीज़ें, आप आज इस मुकाम पे पहुंच गए। लेकिन सपने रुके नहीं हैं, बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। तो सपने हमारे बहुत बड़े हैं। तो अगर बात कर लें बुंदेलखंड की और हमारे यू ऑडी की, तो हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या बताना चाहते हैं? मतलब जो आपके छोटे भाई बहन हैं, है ना, मेरे जैसे लोगों को क्या बताना चाहते हैं आप? क्या गाइड करना चाहते हैं? कुछ कम शब्दों में, संक्षिप्त में बताएंगे आप? कम शब्द तो क्या, मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हमारे ऑडियंस ने इतना काम शुरू किया, हमारी बातों को, जो हमारी दिल की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, उसको कंप्यूटर्स में लाना शुरू किया। यही बहुत बड़ी बात है। कम से कम मोबाइल में जाएगा, हमारी बात लोग सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये काम था, यू ऑडियंस ये काम नहीं कर रहे थे। जो अगर ये काम बुंदेलखंड की बातें, जैसे पहले कहीं हो जाता है ना कि घर परिवार में जो एक लड़का होता है उसकी सोच अच्छी होती है, मगर वो घर परिवार के जो मठाधीश होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कहते थे कोई बात बताए, जैसे किसी मुद्दे पर उसने बोला, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, समझिएगा। तो जैसे कोई चीज़ बोलता है कि जैसे मम्मी जो है ये काम गलत है, चुप रहो, बड़ों के सामने क्यों बोलते हो, बड़े के सामने, तो अच्छी सोच उसकी दब जाती है। इसी तरह क्या है कि जैसे हम हैं, हमारी आत्मा के और भी कोई ऑडियंस है, पढ़ा हुआ है, और बुंदेलखंड का और अच्छा बच्चा, वो नहीं अपनी बात को कह पाता था, और कहता भी था तो अच्छी बात को दूसरा व्यक्ति दूसरे को नहीं बताता था। वो कहते थे बेकार है, इसका पॉपुलर करके क्यों करो, क्यों बताओ, जिसको जो करना है करे। तो जो आपने ये काम किया है, वो हमारी बातों को फैलाने का, बुंदेलखंड की बातें, कहीं ना कहीं जो काले अंधेरे में बुंदेलखंड है, जो लोग समझते हैं कि बुंदेलखंड बिल्कुल बेकार, जब हमारी बातें लोगों के पास जाएंगी, जो उनके लिए, जो हमारे साथी भाई बहन जो इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में जो तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे भाई बहन, क्योंकि उनकी सोच होती है कि हमारे यहाँ का लड़का बेकार है, तो हमारी आत्मा की सोच जब आप पहुँचाओगे उन तक, तो उनको भी लगेगा कि नहीं, हमारे छोटे भाई बहुत अच्छा सोच रहे हैं और वो एक दिन अच्छा करेंगे, और हमारे जो सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है। तो आज के पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और भैया थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम हमको
दिया है, सच में मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है कि ये गवर्नमेंट जॉब से आकर के आप इधर पे आपने पर्सनली हमारे लिए टाइम निकाला, और टाइम निकालने के बाद आपने अपनी जो मन की चीज़ें थी, जो आप बोलना चाहते थे, आपने हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया। तो आज का टॉपिक हम यही करते हैं, और मेक श्योर करता हूँ भैया कि जब भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगा तो बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि अभी आप बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, अभी हम उसको आगे नहीं बताना चाहेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि असल में क्या है कि मैं जो है अभी जॉब करके आ रहा हूँ, और अभी मैं इतना थका हूँ, अब मैं कुछ खाया भी नहीं था, अभी मैंने थोड़ा नमकीन मंगा के खाया है और एक दवा लेके पैरासीटामोल का मैं खा के अभी बोल रहा हूँ। यानी कि मैं अभी अब इतना अच्छे से नहीं बोल पाया जितना मेरे अंदर भरा हुआ है, यानी कि बहुत आग है, और आप इसको जो है इस्तेमाल करिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।